एक नई क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो सत्य घटना जिसे साइनाइड मोहन का मामला कहा जाता है पर आधारित है। और इसकी कहानी दोस्तों लगभग 2009 के आसपास की है, जब सीसीटीवी कैमरा जैसी सुरक्षात्मक सुविधाएं नहीं थीं। तो दोस्तों, फिल्म उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज शहर में एक ईमानदार लेकिन क्रोधी पुलिस अधिकारी एसीपी विश्वास भागवत, जिसकी भूमिका अरशद वारसी निभा रहे हैं, के तबादले से शुरू होती है। एसीपी भागवत को अनुशासनहीनता के कारण क्राइम ब्रांच से हटाकर इस छोटे शहर में भेजा गया है, जहां सांप्रदायिक दंगे और राजनीतिक तनाव पहले से ही चरम पर है। यहाँ रॉबर्ट्सगंज थाने आते ही एसीपी भागवत एक लापता युवा लड़की पूनम मिश्रा के मामले की जांच शुरू करते हैं। शुरुआत में स्थानीय नेता और कुछ पुलिस वाले इसे लव जिहाद का मामला बताकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं, जिससे शहर में दंगे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। वे एक मुस्लिम लड़के पर संदेह करते हैं। भागवत सर इस सांप्रदायिक कोण को दरकिनार करते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं। पूनम मिश्रा की कॉल डिटेल से एक प्रवीण साहू का नंबर सामने आता है, जिससे पूनम घंटों बातें किया करती है। प्रवीण साहू से पूछताछ करने पर ज्ञात होता है कि वो नंबर प्रवीण की बहन कौशल्या यूज करती है और कौशल्या भी 6 महीने से लापता है, जिसकी प्रवीण ने एफआईआर भी की थी। कर भागवत सर के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये केस जितना आसान लगता था उतना आसान है नहीं। इधर पूनम मिश्रा के पिताजी रोज पुलिस स्टेशन आते हैं। भागवत सर उन्हें 15 दिन की मोहलत देते हैं कि 15 दिन में वो उनकी लड़की ढूंढ कर ला देंगे। इसी बीच एक स्थानीय शिक्षक समीर, जिसकी भूमिका जितेंद्र कुमार जी निभा रहे हैं, और एक उच्च जात की लड़की मीरा के बीच एक प्रेम कहानी भी चल रही होती है, जो कहानी में एक और आयाम जोड़ती है। समीर दिखने में बड़ा मासूम है और मीरा को बनारस के गंगे घाट पर मिलने बुलाता है। मीरा समीर बैठकर बातें कर रहे थे, तभी कुछ लोग आकर समीर का मुंह काला कर देते हैं और वो उन दोनों को डांट फटकार कर वहां से भेज देते हैं। आगे दोनों को दिखाया जाता है कि रात में दोनों फोन पर बातें कर रहे हैं, जहां दोनों का प्रेम परवाना चढ़ रहा होता है। इधर आगे भागवत सर को दिखाया जाता है, जो प्रवीण साहू की बहन कौशल्या की कॉल डिटेल भी निकलवाते हैं, जिसमें दो अन्य लड़कियों के नंबर सामने आते हैं, जिनके बारे में पूछताछ करने से पता चलता है कि वो भी लापता हैं। कोई 1 वर्ष पहले तो कोई 6 माह पहले लापता हुई थी। जैसे जैसे भागवत जांच करते हैं तो उससे पता चलता है कि पूनम अकेली लापता लड़की नहीं है। उसे समान परिस्थितियों में लापता हुई लड़कियों की एक कड़ी मिलती है। सारी लापता लड़कियां रोज की तरह अपने घर से काम पर निकली थीं और वापस ही नहीं लौटी। एसीपी भागवत को एक एरिया नजर आता है जिसका नाम है मारवाड़ी, जहां पर इन लड़कियों की लोकेशन दिखती है। वो अपने ऑफिसर से परमिशन लेकर वहां पर छापा डालते हैं, जहां बहुत सारी लड़कियों को उस नरक से निकालते हैं, दलाल को खूब पीटते हैं और दोबारा लड़कियों का धंधा न करने की चेतावनी देते हैं। वहीं एक कविता नामक महिला सामने आती है, जिसका संबंध उन लड़कियों से होता है। उससे सत्यपाल नाम का एक अनजान शख्स का नाम सामने आता है, जो फर्जी फोटो डेवलप कराने के बहाने कविता से मिला था, उसके स्टूडियो आया था। कविता एक फ़ोन की जानकारी देती है, जिसके दो IMEI नंबर मिलते हैं। दोनों आउट ऑफ यूज आ रहे होते हैं। भागवत सर महतो को उन पर नज़र रखने को कहते हैं। इधर मीरा समीर की दी हुई जीन्स और टी-शर्ट पहनकर उससे मिलने आती है। दोनों मिलते हैं, लंच करते हैं। मीरा बहुत खुश नज़र आ रही होती है। समीर भी खुश होता है, लेकिन एकदम से वह उदास होकर बोलता है, पागल हैं सब लोग, जो हम लोगों को क्रिमिनल की तरह देखते हैं। ये दुनिया हमें कभी एक नहीं होने देगी। और कहता है, चलो हम दोनों कहीं भाग चलें। वो मीरा से कहता है, तुम बिना किसी को कुछ बताए
घर से मेरे साथ भाग चलो। पहले तो मीरा कुछ नहीं कह पाती है, लेकिन वो प्यार में अंधी हो चुकी थी। बाद में भागने के लिए राजी हो जाती है। इसी के आगे दशहरा मेला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। रावण का दहन हो रहा होता है, लेकिन दो लोग अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं। एक मीरा जो अपनी माँ के साथ बैठी है, लेकिन उसका मन मेले में नहीं है। वो समीर की मोहब्बत में जल रही है और अपनों से जुदा होने का गम भी उसे है। दूसरा एसीपी भागवत, जिसे अब सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, लेकिन तभी महतो का कॉल आता है। वो बताता है कि एक IMEI नंबर एक्टिव हुआ है। पुलिस उससे संबंधित दो लड़कों को उठा लेती है। उनसे जब पूछताछ करती है तो एक नई जानकारी मिलती है। वो लड़के बताते हैं कि ये फोन उनका है ही नहीं, वो तो एक से झगड़ा हो गया था, उसी का ये फोन है। और एक स्कूटर का भी नाम सामने आता है जो उसी आदमी का था। और इसी स्कूटर की फोटो डेवलप कराने जो सत्यपाल नाम का शख्स है, जिसका नाम कविता से सामने आया था, उसके स्टूडियो पर भी आया था। अब इस स्कूटर मालिक की कुंडली निकाली जाती है और इस मालिक को कविता को दिखाया जाता है। कविता कन्फर्म करती है हाँ कि यही सत्यपाल है। अब यहाँ पर एक बहुत भयानक सच सामने आता है। एक शख्स और कोई नहीं बल्कि वही मासूम सा दिखने वाला समीर था। इधर मीरा समीर के संग घर से भाग जाती है। समीर मीरा को एक लॉज में ले जाता है, जहाँ वो एक लाल साड़ी पहनती है। फिर समीर मीरा के साथ सेक्स करता है और अगली सुबह वह मीरा को छोड़कर स्कूटर से कहीं और जाते देखता है। वह एक घर आता है, जहां सुमित्रा नामक एक महिला से मिलता है, जिसके एक बच्चा भी है। आगे पता चलता है कि सुमित्रा उसकी पत्नी है और इसका नाम राजकुमार है, अर्थात जिसने मीरा को अपना नाम समीर बताया था उसका असली नाम राजकुमार है। इधर पुलिस भी इसकी कुंडली निकलवाती है तो पता चलता है कि राजकुमार के दो पत्नियां हैं और दोनों अलग अलग जगह पर रहती हैं। और ख़ास बात यह है कि दोनों को एक दूसरे के बारे में पता भी है। और लोगों से भी जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि लोग भी जानते हैं कि वो टीचर है, लेकिन कहाँ पर टीचर है ये किसी को सही ढंग से पता ही नहीं है। उसका पड़ोसियों के साथ व्यवहार अच्छा है, लेकिन उसके दोस्त ना के बराबर हैं। भागवत सर एसपी से उसे कविता से छेड़खानी के मामले में गिरफ्तार करने की परमिशन लेते हैं तथा दिवाली के पहले ही उसे उठा लेते हैं, ताकि छुट्टी होने के कारण उसकी जमानत न हो और पूछताछ का पर्याप्त समय मिल सके। उसके हाव भाव को देखकर एसीपी भागवत सर समझ गए थे कि जो राजकुमार है ये बहुत ढीठ व्यक्ति है। इसलिए पुलिस स्टेशन में उसके सारे कपड़े उतरवा दिए जाते हैं। उसे ना कुछ खाने को दिया जाता है, ना पीने को, और ना ही उसे सोने दिया जाता है। राजकुमार अत्यंत चालाक और ढीठ अपराधी था। ये भागवत सर तो समझ ही चुके थे। उन्होंने उसकी दोनों बीवियों को भी बुला लिया। उसकी हकीकत बताकर उन्हें भी उसके अपराध में शामिल करने की कोशिश की, जिससे दोनों पत्नियों ने स्वयं को इस मामले से दूर करने के लिए उससे रिश्ता तोड़ने को तैयार हो गई। ये बात एसीपी भागवत सर उसको बताते हैं ताकि वो अपना मुंह खोले, लेकिन पूछताछ में राजकुमार कुछ नहीं कबूलता है, बल्कि उल्टा भागवत सर को भड़काता है। जब भागवत सर उस पर हाथ उठाते हैं तो वो सस्पेंड कराने की धमकी भी देता है। इसके बाद एसीपी भागवत सर उसकी सेकंड वाइफ को, जिसका नाम सुमित्रा देवी था, मामले में खींचते हैं। वो सुमित्रा देवी से बहुत प्यार करता था। तब जाकर वो मुंह खोलता है और एकदम बिना परवाह के, और उसके चेहरे पर कोई मतलब पछतावा नहीं था। वो सारे जुल्म कबूल कबूल करता है। वो पूरी कहानी सुनाता है किस प्रकार उसने लड़कियों की हत्या की, कैसे उनको अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनकी बेरहमी से हत्या की। और ये बात सुनकर पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं कि उसने केवल एक दो लड़कियों की नहीं, बल्कि 19 से अधिक मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। पूनम भी उसी का शिकार हुई थी। वो वह लड़कियों को
प्यार की मीठी बातें करके उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लेता था, जैसे मीरा को फंसाया था। फिर उनके साथ सेक्स करता था। लड़की को प्रेगनेंसी ना हो इसलिए उसे एक टेबलेट देता था। बस स्टेशन के महिला वॉशरूम में या लॉज के वॉशरूम में उन्हें पानी देकर भेज देता था। जब वो टेबलेट खाती थीं तो कुछ ही पल में तड़प कर उनकी मौत हो जाती थी। दरअसल ये टेबलेट सामान्य टेबलेट नहीं थी, बल्कि इस टेबलेट में साइनाइड होता था। यही पूनम मिश्रा के साथ होता है। उसकी बॉडी भी नहीं मिलती है, क्योंकि कोई पहचान न होने के कारण 7 दिन के बाद पुलिस ने उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया था, क्योंकि बॉडी सड़ रही थी। विश्वास भागवत पूनम के पिताजी को ये दुख भरी खबर सुनाते हैं। आगे अब शुरू होता है कोर्ट की लड़ाई, जहां राजकुमार अपना केस स्वयं लड़ने की परमिशन लेता है। एसीपी भागवत सर भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। वो दिन रात एक कर देते हैं सबूत एकत्र करने में, जिससे कोर्ट में उसे इन 19 लड़कियों की हत्या का दोषी ठहराया जा सके और उन्हें न्याय मिल सके। लेकिन राजकुमार भी एक ऐसा राक्षस था जो बहुत ही बुद्धिमान और हाथी जैसी याददाश्त वाला था। वो हर एक छोटी से छोटी और बारीक से बारीक बातों को भी नहीं भूलता था। विक्टिम्स का लायर उसे अपराधी साबित करने में नाकाम साबित हो रहा था। पुलिस जो भी गवाह लाती, राजकुमार उन गवाहों को उनके बयान में उल्टा ही फंसा लेता। यहाँ तक जिससे उसने साइनाइड लिया था, बड़ी मुश्किल से एसीपी भागवत सर ने उसकी खोज की थी, उसे भी वो उसके बयान में ही फंसा लेता है, जिससे वो अपने बयान से मुकर जाता है कि मैंने कोई साइनाइड नहीं बेचा है। राजकुमार पर केवल फ्रॉड और फॉर्जरी का मामला साबित होता है, जिससे उसे केवल 5 वर्षों की सजा होनी थी, क्योंकि जिन लड़कियों के साथ झूठ बोलकर उसने सेक्स किया था सभी बालिग थीं। किसी के साथ उसने ज़बरदस्ती नहीं किया था, उसने इसे कबूल भी किया था, लेकिन उनकी हत्या उसने की है, इसका ना कोई सबूत था और ना ही कोई गवाह। लेकिन सलाम है ऐसे ईमानदार पुलिस अफसरों को और अन्य व्यक्तियों को जो भी पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, जिससे यह समाज सतत रूप से आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही हैं हमारे एसीपी विश्वास भागवत सर, जो इस राक्षस को जेल में शूट करने जाते हैं, लेकिन फिर वो इसे किसी हादसे का रूप न देकर इस राक्षस को घुटनों पर लाना चाहते हैं, जिससे इसको पछतावा हो और इसको इसके किए की सजा मिल सके। एक बार फिर उठ खड़े होते हैं, वो रात दिन एक कर देते हैं। वो रात के 3 बजे ही सारे पुलिसकर्मियों को बुलाते हैं और रॉबर्ट्सगंज के सारे लॉजों की लिस्ट मंगाकर देवलोक लॉज की तलाश करते हैं, क्योंकि राजकुमार ने अपने बयान में देवलोक लॉज की बात की थी, लेकिन पुलिस की जांच में वो लॉज नहीं आया था। 3 देवलोक लॉज मिलते हैं, हर जगह विश्वास सर जाते हैं। एक जगह पता चलता है कि वहाँ ऐसी घटना हुई थी, वहाँ पर जो लड़की शिकार हुई थी वो जीवित है। भागवत जी उस नर्स से मिलते हैं। नर्स बताती है कि वो टेबलेट से बचपन से बहुत डरती थी, इसलिए उसने केवल चाट के टेबलेट फेंक दी थी, इसलिए उसकी मृत्यु तो नहीं हुई, वो बेहोश हो गई और 40 दिन कोमा में रही। जब उसको होश आया तो बहुत डर गई थी, उसको इसका बहुत बड़ा सदमा लगा था। वो दिन भर रोती रहती थी। बड़ी कोशिशों के बाद वह सामान्य हुई थी। अब उसकी शादी भी हो चुकी है। आज तो उसके एक प्यारी सी बच्ची भी है, और तो और उसका असली नाम भी किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि इसने अपना नाम सालू त्रिपाठी रख रखा होता है। तब भागवत सर उसका असली नाम पूछते हैं तो ये पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मीरा ही है। फिर विश्वास भागवत सर मीरा से मिलते हैं, उसे हिम्मत देते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं कि तुम क्यों डरती हो, तुमने कोई अपराध नहीं किया। डरना तो उस अपराधी को चाहिए, उस राक्षस को चाहिए जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया है। वो उसे एक लिफाफा देकर चले जाते हैं। मीरा उस लिफाफे को खोलती है, जिसमें 19 उन मासूम लड़कियों की तस्वीरें होती हैं, जिनका उस राक्षस ने प्यार के जाल में फंसाकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। मीरा को उसका धोखा याद आता है।
वो अंदर ही अंदर घुट रही होती है, उसे नींद भी नहीं आती है। वो अपने पति से इस बात को बताती है, उसका पति कहता है, मैं मीरा को कबूल कर सकता हूँ, उसे अपना सकता हूँ, लेकिन समाज के लोगों की निगाहों को नहीं, तुम्हें सालू त्रिपाठी बनकर ही रहना पड़ेगा। अर्थात वो नहीं राजी है कि मीरा कोर्ट में जाकर गवाही दे, लेकिन मीरा अंदर ही अंदर हमेशा से इस धोखे की आग में जल रही होती है। वो जल जल के मर रही होती है। आज उसे उसका हिसाब करने का अवसर मिल रहा था। उसका गुनहगार एक ईमानदार पुलिस अफसर की मेहनत से उसके सामने था। मीरा बिना किसी की परवाह किए कोर्ट पहुंचती है, जिसे देखकर उस राक्षस के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। एसीपी भागवत के चेहरे पर एक नई चमक नजर आती है। इस प्रकार उस दुष्ट भयंकर राक्षस को सजा सुनाई जाती है। मीरा के साहस और भागवत सर के अथक प्रयास से राजकुमार सिरतिया सभी मामलों में हत्या का दोषी ठहराया गया, जिसमें एक मामले में मौत की सजा भी शामिल थी। निचली अदालत में इन मामलों को निपटाने में लगभग 14 साल का लंबा समय लग गया। राजकुमार का इरादा आदेश को हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर और जरूरत पड़ने पर दया याचिका के जरिए न्याय को लंबा खींचने का है। लेकिन हर चरण में एक मीरा होगी और एक भागवत होगा। राक्षसों के खिलाफ साहस और प्रयास हमेशा जीतेंगे। दोस्तों, ये मूवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी शिक्षा भी देकर जाती है। हमें अपने परिवार में जो बालिग बच्चे हैं उनको ये मूवी ज़रूर दिखानी चाहिए, क्योंकि वो कोई भी फैसला लेने से पहले केवल भावनाओं में न बहें, बल्कि अपने दिमाग से भी सोचें। यह फिल्म इस बात को उजागर करती है कि कैसे एक पढ़ा लिखा और साधारण सा दिखने वाला इंसान भी इंसानियत के पतन और जघन्य अपराधों का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, फिल्म का केंद्रीय विषय बुराई पर अच्छाई की लड़ाई है, लेकिन यह लड़ाई कोई धार्मिक नहीं, बल्कि कानून और व्यवस्था के बीच है। यह फिल्म समाज की बुराइयों, पुलिस सिस्टम की कमियों और एक छोटे शहर के अंदर पनप रहे संगठित अपराधों पर प्रकाश डालती है। प्यारे मित्रों, ये फिल्म बहुत अच्छी है, आप सभी लोगों को देखनी चाहिए। और मित्रों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब ना हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।